नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे विकारी शब्द क्रिया के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ लिया गया है करना। मतलब कोई काम हो रहा है या फिर कोई कर रहा है तो वो क्रिया कहलाएगा। किसी काम का होना या करने का बोध होता है तो वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। अगर कोई वाक्य है उसमें क्रिया का होना बहुत जरूरी है। बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। कोई वाक्य है उसमें कर्ता कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कर्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और काल कौन सा है उस वाक्य का। तो ये सभी जानकारी हमें क्रिया के माध्यम से मिलती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई, इसलिए उसको संस्कृत को हिंदी की जननी कहा गया है। और जो क्रिया का रूप है उसमें संस्कृत में क्या कहते हैं, उसको धातु कहते हैं। धातु हिंदी क्रियापदों के मूल रूप ही धातु है। जो हिंदी में क्रियापद है उसका मूल रूप भी धातु है। और धातु में ना जोड़ने से क्रियापद बनते हैं। जो धातु है उसके अंदर ना जोड़ने से क्रियापद बन जाते हैं। जैसे पढ़ और ना, तो पढ़ धातु है, इसमें ना जोड़ा तो पढ़ना हो गया। उठ प्लस ना तो ये उठना हो गया। जैसे चल प्लस ना तो चलना। इस प्रकार जो धातु शब्द हैं उसमें ना जोड़ने पर क्रिया शब्द बनते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, कोई कार्य कोई कर रहा है या फिर वो हो रहा है तो उसे क्रिया कहते हैं। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। अब देखते हैं हम क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कौन कौन से? मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, और तीसरा है काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया को भी 2 भागों में बांटा गया। इसमें अकर्मक क्रिया के 2 भाग बता दिए, बाकी अकर्मक के नहीं है, सकर्मक के 2 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। मतलब एक कर्म हो रहा है तो एक कर्मक क्रिया, और 2 कर्म हो रहे तो द्विकर्मक क्रिया। अब आता है संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर 5 भेद हैं। पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है ऋणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, और 5वां है कृदंत क्रिया। ये तो हो गए संरचना के आधार पर। अब काल के आधार पर, तो काल आपको मालूम ही है, काल 3 है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। तो इसी प्रकार पहली क्रिया हो गई भूतकालिक क्रिया, दूसरी हो गई वर्तमानकालिक क्रिया, और तीसरी हो गई भविष्यकालिक क्रिया। तो ये हो गए काल के आधार पर। अब इनको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। पहला है कर्म के आधार पर। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है? जो क्रिया है उसका फल कर्ता पे पड़ रहा है या कर्म पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है। इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत है ना। उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, इस प्रकार कर्म के आधार पर उसके भेद किए गए। तो इस आधार पर क्रिया के मुख्य 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। स अर्थात सहित, ये जो सकर्मक है इसमें स उपसर्ग लगा है, तो स का होता है साथ में या सहित। तो अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। तो इसमें क्या हो गया, क्रिया होगी उसमें कर्म भी होगा, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। परिभाषा क्या है इसकी? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब क्रिया का फल किसमें पड़ता है? इसमें कर्म के ऊपर पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है, तो इसमें अब इसमें पहचानें कैसे अपने? तो इसका सीधा उपाय ये है कि जो क्रिया शब्द है उससे पहले आप क्या लगा के प्रश्न बना लीजिए। उसमें जो उत्तर अगर कर्म आता है तो सकर्मक क्रिया है, और अगर कोई उत्तर नहीं आता है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, तो अभी जो बना रहा है क्रिया है, इसके पहले आप यहाँ पे क्या लगा के प्रश्न कर लीजिए। बच्चा क्या बना रहा है? तो उत्तर आएगा अपना चित्र, तो कर्म आ जाएगा, उत्तर कर्म है उसका, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। गीता सितार बजा रही है, तो बजा रही है से पहले क्या लगा के प्रश्न कीजिए, गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर आएगा अपना सितार। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। इस प्रकार हम सकर्मक क्रिया के भेद को समझ सकते हैं। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र। आ गया कर्म। तथा गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर होगा सितार। इस प्रकार ये दोनों सितार और चित्र क्या गए, कर्म हो गए। तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया,
जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ा रही है तो यहाँ एक ही कर्म हो रहा है, या माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है तो यहाँ पे एक कर्मक क्रिया होगी। फिर दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है उसके साथ एक और सहायक क्रिया हो तो वहां पे दोनों क्रिया होती है, इसलिए वो द्विकर्मक कहलाती है। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो क्या सिखा रहे हैं प्रश्न किया आपने, तो उत्तर आएगा कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं, तो छात्रों को सिखा रहे हैं, तो ये जो को है ये कर्म कारक है, तो ये क्या कौन से हो गई, दो कर्म हो गए, छात्रों को और कंप्यूटर। तो इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया। इसमें अपने को ध्यान रखना है, जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखाया तो ये को कर्म कारक आता है, इससे पहचान हो जाती है। और फिर प्रश्न करेंगे क्या सिखा रहा है, तो कंप्यूटर हो गया, तो ये एक कर्म ये हो गया और ये कर्म कारक का एक हो गया, तो दोनों देख के हम बता सकते हैं कि इसमें द्विकर्मक क्रिया है। फिर आता है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की संभावना नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है। अब इसमें अपने क्या से प्रश्न करेंगे कि आशा क्या सोती है, तो उत्तर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा उत्तर अपना, तो यहाँ पे ये कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, मतलब अपना उत्तर इसमें कर्म नहीं आ रहा है। फिर आता है संरचना या बनावट के आधार पर। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 भेद हैं, कौन कौन से। पहला है संयुक्त क्रिया। तो जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, दो क्रियाएं मिलती है इसमें, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो भिन्न अर्थ रखने वाली क्रिया मिलकर एक क्रिया बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। आने ये कौन सी होगी, ये मुख्य क्रिया होगी, जो पहले आती है वो मुख्य क्रिया, जो बाद में आती है वो सहायक क्रिया। तो इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है, जो मुख्य क्रिया है उसके साथ पे सहायक क्रिया पीछे जो आती है वो एक से अधिक भी हो सकती है। फिर आता है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया को देख लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। कौन कौन से शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन शब्दों से मिलकर बनती है नाम धातु क्रिया। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के शब्दों में प्रत्यय लगता है और फिर क्रिया बनती है तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, इसमें हथिया या प्रत्यय लग गया और हथियाना ये क्रिया शब्द बन गया। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, इस प्रकार। फिर जैसे ये अपना सर्वनाम है तो अपना नाम धातु और अपनाना ना क्रिया लग गई, लग गया प्रत्यय, तो ये अपनाना क्या हो गया, नाम धातु क्रिया शब्द हो गया। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है, तो इस प्रकार संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है। फिर आता है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें बहुत ही साधारण से हमने तुरंत समझ में आ जाने जैसे ये परिभाषा इसकी कि कर्ता काम न करते हुए किसी दूसरे से वो करवा रहा है, तो वहां पे क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। मतलब कर्ता काम न करके किसी दूसरे से कोई काम कराता है, वहां पे होती है प्रेरणार्थक क्रिया। फिर आता है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो गई तथा पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कोई वाक्य है उसमें दो क्रियाएं हो रही है और एक पहले संपन्न होके फिर दूसरी प्रारंभ होती है, तो जो पहले वाली क्रिया है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया है। इन क्रियाओं पर लिंग वचन पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो क्रिया होती है जो पूर्वकालिक क्रिया, उस पर लिंग वचन पुरुष और काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये अवयव तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। ये जो पूर्वकालिक क्रिया है ये अवयव तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं।
मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे मूल धातु है उसमें कर लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, तो ये खेलकर है, पहले खेलने का काम होगा और फिर पढ़ने का काम होगा, तो जो पहले जो क्रिया हो रही है वो पूर्वकालिक क्रिया है। और मूल धातु कौन सी इसमें खेल, और इसमें क्या जुड़ गया कर, तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। अभी इस पे क्या होता है कि इसमें लिंग, वचन, पुरुष और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, तो इसमें खेलकर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसकी जगह आप ले लो वह खेलकर पढ़ने बैठेगा, मैं खेलकर पढ़ने बैठूंगा, तो ये खेलकर जो क्रिया शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और पूर्वकालिक क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा उदाहरण है वह पढ़कर सो गया, तो इस प्रकार ये पढ़कर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। फिर आगे देखते हैं, इन वाक्यों में खेलकर, खेल मूल धातु और कर जुड़ गया, तो पढ़कर वो खेलकर बना, पढ़कर तो पढ़ मूल धातु है और कर जुड़ा है इसमें, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। पूर्वकालिक का दूसरा रूप क्या है, तात्कालिक क्रिया। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित हो जाती है। पहला जैसे कोई पहली क्रिया है वो तुरंत समाप्त हो गई, उसके बाद तुरंत दूसरी शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसको तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। तथा धातु ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। कौन सी क्रिया रूप का मूल, क्रिया का कौन सा रूप आता है इसमें, ते, जो ते धातु है उसमें जुड़कर ये क्रिया रूप बनता है। पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो ये आते ही, इसमें आते ही क्या है, तात्कालिक क्रिया। जैसे जैसे ही पुलिस आई वो तुरंत चोर भाग गया, तो ये तात्कालिक क्रिया का उदाहरण है। मतलब कोई भी काम, एक काम समाप्त होते ही तुरंत दूसरा होता है, तो वहां पे होती है तात्कालिक क्रिया। आते ही चोर भाग गए, तो ये आते ही जो है ये तात्कालिक क्रिया का उदाहरण है। फिर आता है यह कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो क्रिया शब्द है उसमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे ये क्रिया शब्द है तो इसमें क्या जुड़ेगा, कोई प्रत्यय जुड़ेगा, और जो प्रत्यय जुड़ के जो क्रिया बनती है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल मूल धातु है, इसमें प्रत्यय जुड़ेगा तो ना जुड़ा जैसे तो चलना, फिर ता जुड़ा तो चलता, और कर जुड़ा तो चलकर, तो ये क्या हो गई, ये कृदंत क्रिया कहलाएगी। फिर जैसे लिख, तो लिख से लिखना, लिखता और लिखकर, तो ये जो क्रिया बन रही है ये कौन सी है, कृदंत क्रिया कहलाएगी। फिर आता है काल के आधार पर। तो काल के आधार पर भी क्रिया के तीन भेद हैं। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद किए गए हैं। पहला कौन सा है, भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भूतकालिक क्रिया कहलाती है। वाक्य को देख के अपनों को ऐसा लग रहा है कि इसमें काम पहले ही संपन्न हो गया है, पूरा हो चुका है, तो वहां पे क्रिया कौन सी होगी, वो भूतकालिक क्रिया होगी। जैसे वह विदेश चला गया, तो उसके जाने का काम हो गया, चला गया हो, तो यहाँ पे भूतकालिक क्रिया है। उसने बहुत मधुर गीत गाया, मतलब वो गीत गा चुका है, तो यहाँ पे भी भूतकालिक क्रिया है। फिर आता है वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, मतलब कार्य अभी संपन्न हुआ है या फिर चल रहा है, तो वहां पे वर्तमान कालिक क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, तो अभी खेल रही है, काम वर्तमान में चल रहा है, तो यहाँ पे वर्तमान कालिक क्रिया है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ने का काम अभी हो रहा है, तो यहाँ पे ये वर्तमान कालिक क्रिया है। अब आता है भविष्यकालिक क्रिया। तो भविष्यकालिक क्रिया किसे कहते हैं देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, मतलब कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है, आने वाले समय में संपन्न होगा, तो वहां पे होगी भविष्यकालिक क्रिया होगी। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, तो छुट्टियां होगी उसके बाद गार्गी कश्मीर जाएगी, तो ये काम भविष्य में होगा, तो ये यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, भविष्यकालिक क्रिया होगी। फिर जैसे दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो निबंध प्रतियोगिता जब होगी तब भाग लेगा, तो यहाँ पे भी ये जो क्रिया है ये कौन सी कहलाएगी, भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।